बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और इस वक्त पूरे मुल्क में ख़ास तौर पे जो दारुल हुकूमत है, वफाकी दारुल हुकूमत और 4 सूबाई दारुल हुकूमत, वहाँ पे जोड़ तोड़ सियासी जोड़ तोड़ का काम चल रहा है। और तमाम लोग यानी कि अपोजिशन और हुकूमत सर धड़ की बाजी लगाए हुए है और इनकी कोशिश है कि तहरीके अदम एतमाद से पहले ही सिचुएशन क्लियर हो जाए, यानी कौमी असम्बली का जब इजलास हो तो उससे पहले पहले सूरत हाल क्लियर हो जाए। लेकिन सूरत हाल क्लियर हो नहीं रही और तमाम जमातें जो हैं वो सस्पेंस का शिकार हैं और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सारी जो अपोजिशन भी और हुकूमत भी इसी पे काम कर रही है कि प्लान ए क्या होना चाहिए, प्लान बी, अगर प्लान ए नाकाम होता है तो प्लान बी पे कैसे जाना है, प्लान बी से है तो प्लान सी पे कैसे जाना है। इस तरह के अब हो रहे हैं और ये सस्पेंस और ये तजस्सुस और ये क़यास जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इत्तेहादी जमातें अब एक तरफ अलीम और तरीन ग्रुप है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो बगावतें हैं वो अपनी जगह, दूसरी जानिब जो है इत्तेहादी जमातें हैं वो भी देख रही हैं कि तेल देखें और तेल की धार देखें। उन्होंने आज अनाउंस करना था, आज कोई इशारे किनारों में बात करना थी, लेकिन सब के सब मामलात मुअख्खर हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी मुशावरती इजलास हुआ और उसमें काफ़ी बहस व तमहीज़ हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी ये कहा, अंदर की बात बता रहा हूँ, कि वहाँ पे भी ये बात नहीं है कि सिर्फ एक ही ओपिनियन मौजूद है, वहाँ पे भी 2-3 आरा मौजूद हैं। और चौधरी शुजात साहब सबसे सीजनड हैं उसमें, नंबर 2 पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और दोनों की राय फिर आगे तारिक बशीर चीमा साहब और दीगर, तो वो भी अभी तक वो यकसर कहना चाहिए कि यकसू नहीं है, ये नहीं है, उनकी एक ही राय है। क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अगर जाना है तो फिर माजी को ज़रा नज़र रखनी चाहिए कि माजी में मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनके साथ क्या क्या किया है और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली ने, इस पे ज़रूर। और ये चौधरी शुजात साहब की ख़ास तौर पे ये राय है कि ज़रा देख लें कि हो क्या रहा है, माजी में हमारे साथ क्या हुआ और मुस्तक़बिल में हमारे साथ क्या हो सकता है, सोच समझ के फ़ैसला करें। और ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये गारंटर भी बने तब भी शरीफ फैमिली का कोई एतबार नहीं है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी एक इजलास हुआ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इजलास में भी उन्होंने भी कहा ज़रा थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए। और उसमें भी 2 आरा मौजूद हैं कि माजी में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी एग्रीमेंट करके देख लिया और तवील तरीन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके ज़रदारी साहब तक कुछ नहीं मिला, गिलानी साहब तक कुछ नहीं मिला। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ को भी हम आज़मा चुके हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो हमारा तजुर्बा है 3.5 साल का, तो इसलिए अभी ज़रा जल्दी मत करें, सोच लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी अपनी राय मुअख्खर कर दी और उन्होंने भी रिविज़िट करने का कहा और ये फ़ैसला हुआ कि दोबारा जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं वो आपस में ज़रा सोच समझ लें, आपस में दोबारा सलाह मशवरा कर लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA अभी तक दरमियान में उनका पीर साहब पगाड़ा ने फ़ैसला करना है और पीर साहब जो कहेंगे वही हो जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो अभी तक फार्मूलाज तय कर रहे हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में एक तरफ सादिक संजरानी साहब हैं, जाम कमाल साहब हैं, बेजंजो साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, ये सब के सब ये भी इनकी भी आपस में मुशावरत होती रही, कोयटा में अलग, इस्लामाबाद में अलग। और सादिक संजरानी साहब के बारे में ये आया कि अपोजिशन जो है वो सादिक संजरानी साहब को भी तब्दील करने के लिए तैयार हो गई है। और इस मामले में चूँकि वो कहते हैं कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मिल के अपनी गैर जानिबदारी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बने हुए हैं, इसलिए सादिक संजरानी साहब की भी कुर्बानी दी जा सकती है। और ये कुर्बानी अगर दी जाएगी तो इसका मतलब है मुस्लिम लीग नवाज़ की बहुत बड़ा मुतालबा जो है वो मान लिया जाएगा। और अगर वो माना जाता है तो फिर
चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, 2 और सीटें खाली हो जाएंगी, फिर उस पे बात होगी। तो पावर शेयरिंग फार्मूला जो है, तो ये सारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी सादिक सिंजरानी साहब, खालिद मक्सी साहब, जो मैंने बताया, अब ये गुफ्तगू दोबारा, उसमें यार मोहम्मद रिंद साहब जो हैं वो इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, वो ब्रिज का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर बलूचिस्तान की हुकूमत में भी सारे मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे माइनस PTI, और वो ख़ुद PTI के हैं। तो लिहाजा ये चीज़ अब हो चुकी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपना फ़ैसला मुअख्खर कर दिया, और इस तरीके से आज का दिन यानी कि इतवार का दिन भी गुज़र जाएगा और कोई फ़ैसला नहीं होगा। तो मामलात चले जाएंगे वर्किंग डे तक, यानी सोमवार तक, अगले हफ्ते मामलात दाखिल हो जाएंगे, और इसी हफ्ते में ही जो कुछ होना है वो होगा। लेकिन फिर जी एक और चीज़ हुई, और वो ये हुई है कि आज की जो तकरीर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाफिज़ाबाद में होनी है, वो भी एक अहम रोल अदा करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक मामले में बड़े क्लियर हैं, और वो ये है कि इत्तेहादी जमातों के हाथों भी वो कहते हैं मैंने ब्लैकमेल नहीं होना, और इत्तेहादी जमातों के साथ बकौल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी डिसेंसी के साथ जो कुछ तय हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, और MQM को भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। जितनी हमारी सकत है, औकात है हुकूमत की, उस हद तक हमने उनको भी अकोमोडेट किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को भी अकोमोडेट किया। वो कहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आके ख़ुद बनी गाला में एक ही चीज़ मांगी थी, और वो थी स्पीकरशिप, और हमने वो स्पीकरशिप दे दी, और जितना जिसका हिस्सा है वो सब दे चुके हैं। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उन्होंने कहा कि सादिक सिंजरानी साहब चेयरमैन हैं और हमारे वोटों से हैं, और डिप्टी चेयरमैन PTI के हैं। तो ये जो कुछ चल रहा है ये सारे का सारा हम बड़ी इज़्ज़त के साथ, सबकी इज़्ज़त के साथ इत्तेहादियों को लेके चल रहे हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि मैंने इस मौके पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना इत्तेहादियों के साथ। इत्तेहादियों को बता दिया गया है कि जनाब हम अच्छे तरीके से चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अब हुकूमत की तरफ से अभी तक इत्तेहादी जमातों को कोई अपग्रेडेशन की बात नहीं की गई कि ये कहा गया हो कि MQM को कि जनाब हम आपको वजारतों में इजाफ़ा कर देते हैं, गवर्नरशिप दे देते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ओपन ऑफ़र की हो कि जनाब हम आपको CMशिप दे देते हैं, तो ऐसी कोई बात अभी तक हुई नहीं है। एक तरफ CM बुज़दार को चेंज करने की बातें, दूसरी जानिब तो इसलिए अब प्लान B और C पे काम हो रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी अब निशाने पे लाया जा रहा है, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को भी निशाने पे लाया जा रहा है, और हुकूमत अपनी बात पे कायम है। और हुकूमत की एक ही स्ट्रेटजी है, और वो ये है कि अपनी जमात के अरकान को बिल्कुल पहुँचने ना दिया जाए, और उनको हुक्म दिया जाए कि जनाब हमारी पार्टी का फ़ैसला ये है। अब आते हैं अलीम और तरीन ग्रुप जी, इनका भी अभी तक जो है कैटेगोरिकली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कुछ भी अपने ये तो बता रहे हैं कि वो नाराज़ हैं, लेकिन वो भी खुलकर आकर ये नहीं कह रहे कि जनाब हम ये धड़ा बना चुके हैं। एक तरीका होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और स्पीकर को दरख्वास्त देने का, स्पीकर कौमी असम्बली को, स्पीकर सूबाई असम्बली को दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार होता है कि जनाब हम ख्याल ग्रुप है, हमें सीटें अलग अलॉट की जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और बताया जाता है कि जी हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में हैं या ख़िलाफ़ हैं, और एक चार्जशीट, वो भी अभी तक क्लियरली कोई बात नहीं कर रहे। क्योंकि मैं कल की बात बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कि दो इत्तेहादी जमातें जो थीं उन कम व बेश वो मोर देन 90% इस नतीजे पे पहुँच चुकी थी कि हमें अनाउंस कर देना चाहिए तहरीक अदम एतमाद के हक़ में हम जा रहे हैं और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला रुक गया और थोड़ा सा सुकूत तारी हो गया, और फिर कोई आपस में डिस्कशन हुई और फिर कोई अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते हुए, सब कुछ हुए और ये चीज़ रुक गई। लिहाजा इसका मतलब, इसका नतीजा यही है
के पसे पर्दा भी कुछ चीज़ें और भी हो रही हैं, जिसकी वजह से ये मामलात आगे से आगे जाते जा रहे हैं। और हुकूमत भी, जिसने कहा था कि कौमी असम्बली का इजलास हम फ़ौरन बुलाने वाले हैं, वो भी रुक गया। खतूत अरसाल कर दिए गए अरकान को, तैयारियां मुकम्मल हैं। अब हुकूमत जो है, ये बात ज़हन में रखिए कि हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ इसी सूरत में बुलाएगी अगर उससे 99 नहीं 110% यकीन होगा कि जनाब हम फातेह होंगे, और इसलिए ये सब कुछ होगा। और उसकी रीज़न जो मैंने आपको बात बताई है कि ख़बर कि जनाब ये जो चीज़ हो रही है कि तहरीक अदम एतमाद और जो इत्तेहादी जमातें ख़ास तौर पे, उनमें जो जल्दबाज़ी थी वो रुकी हुई है। वो इसलिए रुकी हुई है कि कुछ और चीज़ें भी तय हो रही हैं। और फिर एक और बात भी बता दूं कि आज है 13 तारीख़ यानी कि 13 मार्च, तो 13 मार्च तक एक और भी अहम तरीन इजलास जो है अभी तक नहीं हुआ, और उस इजलास का भी इन्हसार मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे पर है। और अगर वो इजलास भी हो जाता है तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो इसलिए उसका भी इंतज़ार किया जाए। फिर जाते जाते ये भी बता दूं कि हुकूमत ने एक अहम तरीन इदारे को बंद करने का फ़ैसला किया है, और वो इदारा है NCOC, जो कि कोरोना के बाद हमारे वजूद में आया था। अब वज़ीर आज़म ने कहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। ये NCOC जो है इसने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। दिन रात काम किया, 24 आवर्स ये जो सेक्रेटेरिएट है इसका काम करता रहा, और डे एंड नाइट, बल्कि 3-3 शिफ्टें, यानी कि वहाँ पे सोने का कोई नहीं तसव्वुर था। जी शिफ्टें, 3 शिफ्टें काम करती थी। तो उस इदारे को भी अब बंद करने का फ़ैसला किया है। इसकी एक पहलू तो बहुत क्लियर है कि कोरोना जो है वबा, उसको खुदा हाफिज़ कहा जा रहा है, और उससे जान छूट गई है हमारी सबकी, पूरी दुनिया की। लिहाजा अब NCOC की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कुछ छोटा मोटा होगा तो वो वज़ारत हेल्थ जो है वो देखेगी उसको, और वो कंट्रोल करेगी जो भी सूरत हाल होगी। फिर एक और चीज़ भी सुन लें, तहरीक अदम एतमाद के मामले में सट्टेबाजी उरूज पे पहुंच चुकी है, और इस वक्त किसी खेल पे सट्टा नहीं लगा रहे लोग, बल्कि इस पे सट्टा लगा हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का रेट सिर्फ 30 पैसे है। ये आप जहन में रखिएगा कि घुड़दौड़ पे सट्टा लगता है, क्रिकेट मैचों पे सट्टा लगता है, वैसे सट्टेबाजी होती है, बुकी दिल सरगर्म अमल होते हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का रेट सिर्फ 30 पैसे है। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी भी मामलात वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।